यस सर। ठीक। चलो, लास्ट क्लास में हमने जेवीएम देखा था। नाउ वी कैन स्टार्ट रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जावा में जिसके थ्रू हम लोग क्लास अपनी क्लास का सारा डिटेल निकाल सकते हैं। क्लास का सारा डिटेल रन टाइम में, जब हमारी कोई प्रोग्राम रन कर रही है तो हम चाहते हैं क्लास को completely इंस्पेक्ट करना। मतलब क्लास में कितने फील्ड्स हैं, प्राइवेट मेंबर्स कितने हैं, कितने पब्लिक हैं, प्रोटेक्टेड हैं, कौन कौन से इंटरफेसेस वो इम्प्लीमेंट किया है, उसकी पेरेंट क्लास कौन है, पेरेंट क्लास के मेथड्स क्या हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, एवरीथिंग हम उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। हर डिटेल उस क्लास का स्केलेटन, सारी चीजें, मेटा डेटा जिसको कहते हैं। क्योंकि क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट बना के तो आप काम करते हो, अभी तक यही काम सीखे हो। अब क्या करना है कि हम क्लास की सारी डिटेल्स निकाल सके रन टाइम में। और इससे क्या होगा कि हम क्लास के बारे में सारी डिटेल निकाल सकते हैं, तो क्लास को रन टाइम में हम एग्जामिन कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर क्लास के टाइप की है कि नहीं। प्लस रन टाइम में जब क्लास को एग्जामिन कर सकते हैं तो हम उसकी ऑब्जेक्ट भी रन टाइम में बना सकते हैं। अभी तक जैसे न्यू करके ऑब्जेक्ट आप बनाते थे किसी भी क्लास का, हम विदाउट न्यू कीवर्ड भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसी भी क्लास का। तो क्लास को मेमोरी में लोड करने का तरीका आपको बताया, क्लास को अब हमें रन टाइम में उसका ऑब्जेक्ट बना सके, उसकी फील्ड में कोई डेटा फील कर सके, कोई मेथड को रन टाइम में खुद कॉल कर सके। रन टाइम में कॉल करने का मतलब हम डायरेक्ट मेथड का नाम देंगे रिफ्लेक्शन के थ्रू, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को भी रन टाइम में हम बनाएंगे और वो उस ऑब्जेक्ट को यूज करके उस क्लास की मेथड को कॉल करेगा। तो जनरल जो हम लोग वर्क करते थे उससे हट के है कि एक क्लास एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, या टास्क मैनेजर का आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसकी मेथड को कॉल करते थे, वो काम अब नहीं कर रहा है। ठीक है, ये काम इसलिए हमें सीखना है क्योंकि बहुत समय ऐसा भी होता है कि हमें डायनेमिकली क्लास को मेमोरी में लोड करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। जैसे मान लो कोई ड्रॉप डाउन आपने दिया, यूजर को बोलते हो कि भाई आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करो, उसके बेस पे आप कोई एक्शन परफॉर्म करोगे, लेट्स सपोज। तो जब ड्रॉप डाउन से वो सिलेक्शन करता है, उसके बेस पे आप क्लास को, जो भी क्लास है उसके बेस पे आप सोचते हो कि जो ड्रॉप डाउन में डेटा है उसके बेस पे आप क्लास को लोड करोगे मेमोरी में, रन टाइम में एग्जीक्यूट करोगे, उसकी मेथड को कॉल करोगे। तो ये सारे काम रिफ्लेक्शन से हो सकते हैं। इवन दो रिफ्लेक्शन से हम किसी भी मेथड, कंस्ट्रक्टर, फील्ड, यही सब होते हैं क्लास में, तो उनकी जो विजिबिलिटी फ्लैग होती है, एक्सेसिबिलिटी फ्लैग, जिससे जिसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कहते हैं, उसे भी चेंज कर सकते हैं। प्लस प्राइवेट मेंबर को भी हम इन्वोक कर सकते हैं वाया रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो नॉर्मल हम लोग नहीं कर सकते थे। क्लास के बाहर या पैकेज के बाहर हम लोग किसी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाते थे नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना के, लेकिन वाया रिफ्लेक्शन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो पर्पस समझ में आ रहा है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन क्यों यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन जावा ने खुद दिया ये मैकेनिज्म, और इसको बेसिकली हम लोग नया ऑब्जेक्ट बनाना हो, किसी मेथड को रन टाइम में इन्वोक करना हो। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, आप लोग स्प्रिंग अभी पढ़ रहे होगे ना, स्टार्ट हुआ है स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग में इंजेक्शन ये सब स्टार्ट होगा कि सेटा इंजेक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है, ये सारी चीजें आप लोग को बताई जाएंगी। तो ये फ्रेमवर्क सब जितने बने हैं ना, ये बिना रिफ्लेक्शन यूज किए बने ही नहीं होंगे।
क्योंकि वो रन टाइम में आपकी क्लास को, स्प्रिंग को क्या पता आप कौन सी क्लास बना रहे हो, लेकिन आपकी क्लास का पूरा ऑब्जेक्ट वो बना के दे देता है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंटरनली कोर जावा का कॉन्सेप्ट यूज करके कहीं ना कहीं वो उस चीजों को सिंप्लीफाई किया कि भाई हम आपको एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं, आप इससे इजीली काम कर सको। वो आपकी मेथड को कॉल कर लेता है, वो आपकी सेटर्स को कॉल कर लेता है सारी। एक ऐसा फीचर भी आगे चल के आएगा स्प्रिंग में कि मैं चाहता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के जितनी सेटर है उनके कॉल होने से पहले कुछ ये काम करो। तो भाई हम किसी तरह हम ये पता कर सके ना कितनी सेटर्स हैं, कौन कौन सी क्लास है उसमें, कौन कौन सी सेटर्स मेथड है, तो कोई वे हो पता करने का। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं हम आगे प्रोजेक्ट में या कोई फ्रेमवर्क रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म बहुत यूज करता है। तो समझ में आ रहा है रिफ्लेक्शन कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? हेलो, पहले ये समझ में आ रहा है रिफ्लेक्शन कहाँ और क्यों यूज करते हैं? यस सर। ठीक है। अभी स्प्रिंग में क्या पढ़ रहे हो तुम लोग अभी तक स्प्रिंग में, ये बताओ। अभी तो सर स्टार्ट ही हुआ है। स्टार्ट में क्या पढ़े? मतलब एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है सर बस। स्प्रिंग में सर वो हो गया है, क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इसमें पता नहीं हुआ, दोनों ही। तो मतलब कहीं ना कहीं एक एग्जांपल ऐसा दिखाया होगा कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो, और या फिर मान लो एट, वो बताया होगा ना एट, कौन सा कोई एनोटेशन बताया गया है एट, एट द रेट का? नहीं सर, अभी तक वहां नहीं आया। अभी तक कोई एनोटेशन नहीं बताया गया। और सिर्फ वो सर गेट मैपिंग का हुआ है अभी तक। गेट मैपिंग, ठीक है। स्प्रिंग है, और चलो ठीक है, वो छोड़ दो। माई सिक्वल तो यूज किए ही हो, माई सिक्वल जेडीबीसी प्रोग्रामिंग यूज किए हो ना? हाँ सर। ठीक है। तो माई सिक्वल इस सब में भी जब जावा मान लो दूसरी की एपीआई यूज करते हैं हम लोग, बहुत सारे एपीआई को क्लास पाथ में लोड करते हैं ना, देखे होगे क्लास पाथ किसको कहते हैं, ये जो बिल्ड पाथ है, और बिल्ड पाथ में आप जाओगे तो ये जार सब हम ऐड कर रहे हैं, ये क्लास पाथ है बेसिकली। जार्स वो अपने आप सर्च करता है अपने क्लास पाथ से प्रोजेक्ट में। तो क्लास पाथ से रन टाइम में ये ऐड हो रहा है ना भाई। पहले से तो जावा को नहीं पता कौन कौन सी जार यूज करेंगे, रन टाइम में ऐड हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, उनकी बहुत सारी मेथड्स होंगी, तो वो क्लासेस वो मेथड को हम यूज करते हैं। तो हम डायरेक्ट तो यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ यूजर, जब हमारा प्रोजेक्ट चल रहा हो, प्रोजेक्ट चलते समय उस समय हमें यूजर के डिसीजन के बेस पे यूजर कुछ ऐसा चूज करता है ऑप्शन कि उसके बेस पे हमें पर्टिकुलर क्लास को की ऑब्जेक्ट बनानी है, हमें नहीं पता कि क्या है, तो हम इफ एल्स कितना लिखेंगे, क्यों इफ एल्स करके लिखेंगे, यूजर इफ ये सेलेक्ट करे तो ये क्लास बनाओ। अगर मान लो मैं बोलता हूँ जो हम लोग रन टाइम वो देखे थे मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो उसमें क्या था, रन टाइम में हम लोग किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट को असाइन कर लेते थे, व्हीकल में देखे होगा ना, कार बस ये सब होता है। लेकिन वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, व्हीकल में कार बस, याद याद है स्टार्टिंग में हम लोगों ने मेथड ओवरराइडिंग में देखा था कि रन टाइम में यूजर ने बस सेलेक्ट किया तो बस का स्टार्ट स्टॉप कॉल होने लगा, कार सेलेक्ट किया तो कार का स्टार्ट स्टॉप कॉल होने लगा, याद आया कि नहीं? यस सर। तो उस वैसे कोड में प्रॉब्लम क्या था, वो तो चलो दो ऑप्शन थे, मान लो अगर बहुत सारे ऑप्शन होते, 10-15 ऑप्शन होते, तो उस कोड का प्रॉब्लम क्या तुम्हें लग रहा था, बताओ। कुछ प्रॉब्लम लग रही थी उस तरह के प्रोग्राम में, कोई प्रॉब्लम लगी कि भाई ठीक है हम रन टाइम में तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, मेथड को भी कॉल कर ले रहे हैं, पेरेंट कैन स्टोर रेफरेंस ऑफ एनी चाइल्ड,
वो भी बात सही है, लेकिन उस कोड में प्रॉब्लम क्या थी, वो बता सकते हो? हम्म, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट जब जब जरूरत होगा तभी क्रिएट होगा, वैसे तो क्रिएट नहीं ना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहा था, लेकिन उस कोड में प्रॉब्लम थी। एक मिनट रुको, कहाँ से था ये, मैं देखूं। टेस्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बैकएंड क्लाइंट प्रोग्राम। इस कोड की प्रॉब्लम ये थी, इफ कंडीशन। भाई आपको ऑप्शन यूजर जब चूज कर रहा था उस समय उसके सिलेक्शन के बेस पे उतने सारे कंडीशन लिखे थे ना। अगर मान लो यहाँ 50 ड्रॉप डाउन में ऑप्शन होता है, ये ड्रॉप डाउन ही मान लो, ड्रॉप डाउन का आइटम है, तो 50 इफ एल्स लगाते हैं, लगाएंगे कि नहीं? यस सर। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जैसे ही ज्यादा होती है तो आपकी एरर आने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो ये 50 लाइन ऑफ कोड को 2-3 लाइन ऑफ कोड में कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? तो उसके लिए चाहिए कि हमें रन टाइम में इस क्लास को, कार को लोड करना होगा। मतलब न्यू कीवर्ड यूज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं रन टाइम में कार का मेमोरी में लोड करें, इसका रन टाइम में ऑब्जेक्ट बनाएं। वही कर रहे थे, ये रन टाइम में ये भी कर रहा है, लेकिन यहाँ इफ एल्स के थ्रू कर रहा है। हमें कोड लिखना पड़ा, लेकिन हम चाहते हैं भाई कोड जो भी है वो रन टाइम में हम, जो वहां से सिलेक्शन होगा उसके बेस पे हम क्लास को उठा लेंगे, पैकेज नेम देके। कि भाई ऑप्शन है, कार सेलेक्ट किया तो डॉट, पैकेज तो सेम ही होगा, डॉट क्लास करके हम उठा सकते हैं। जो हमने बोला था कि क्लास डॉट फॉर नेम होता है, और इसमें हम लोग ये पैकेज देते हैं, फिर क्लास का नाम देते हैं, देखे होगे। तो ये क्लास को मेमोरी में लोड कर लेता है। तो मेमोरी में जब लोड कर सकते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हो सकता है। उस क्लास में कितनी मेथड है मुझे पता करना है। जैसे सबसे अच्छा चीज है, ये एग्जांपल देखो, तुम लोग को सबसे अच्छा ये एग्जांपल क्लियर होगा। कंट्रोल ओ करते हो, ये आता है ना, इतनी सारी मेथड है, इतने फील्ड है, ये दिखाता है ना इक्लिप्स। यस यस सर। इक्लिप्स को तो नहीं पता पहले से कि तुम क्या लिखोगे, तो वो आपकी क्लास को क्या कर रहा है, रन टाइम में इंस्पेक्ट कर रहा है, रीड कर रहा है। इंस्पेक्ट वर्ड मैंने यूज किया, मतलब रन टाइम में रीड कर रहा है। ये देखता होगा रीड करके कितने पब्लिक मेथड है, कितने प्राइवेट है, कितने प्रोटेक्टेड है। इक्लिप्स भी तो जावा में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ इक्लिप्स रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म यूज कर रहा है कि आपकी क्लास को रीड करने के लिए उसे रन टाइम में एग्जीक्यूट करना है। तो क्या करेगा, तो बड़े बड़े जितने सॉफ्टवेयर होते हैं अच्छे लेवल पे, वहाँ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। अब समझ में आया रिफ्लेक्शन का यूज क्या है। तो ये छोटे से यूज मैंने बताया, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे यूज करेंगे। तो रन टाइम में हमें नहीं पता है कि क्या होगा, हम कोड नहीं लिख सकते उसके बारे में। हम रन टाइम में बस जो यूजर सेलेक्ट करेगा उसके बेस पे हमें कुछ डिसीजन लेना है। ठीक है, तो हम हार्ड कोड पहले से नहीं लिख सकते, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लगा के। तो हम अगर ऐसा कोड नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम रन टाइम में ही जो यूजर दे रहा है उसके बेस पे हम सब कुछ रीड करना चाहते हैं, उस क्लास की हर एक डिटेल। हर एक डिटेल मतलब उसमें फील्ड है क्या है, उसके पेरेंट क्लास कौन से है, उसके पेरेंट कौन से है, उसके अप टू ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, सारे पेरेंट तो, लेकिन करंट क्लास का ही हम लोग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेथड, जिस क्लास का आप रिफ्लेक्शन के थ्रू रेफरेंस बनाओगे, उस सेम, उस करंट क्लास का ही प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर एक्सेस कर सकते हो, सब मेथड। लेकिन जिस क्लास का आप रेफरेंस बना रहे हो उसकी पेरेंट क्लास का अगर चाहोगे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर का रेफरेंस बनाना, वो नहीं मिलता, वो सिर्फ पब्लिक का ही देता है। करंट क्लास का सब मेंबर का देगा, लेकिन उसके सुपर क्लास जितने भी हैं उसका सिर्फ पब्लिक मेथड ही रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलेगा।
तो रिफ्लेक्शन का मेन यूज है एग्जामिन ऑब्जेक्ट क्लास एट रन टाइम। ऑब्जेक्ट क्लास के सारे क्लास को रन टाइम में, कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट फॉर अ क्लास एट रन टाइम। ठीक है, हम नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड। एग्जामिन अ क्लास फील्ड, उसमें कितने फील्ड हैं, मेथड्स क्या है रन टाइम में, कितने पब्लिक मेथड हैं, कितने प्राइवेट मेथड है। अगर कुछ इस तरह का हम सॉफ्टवेयर बनाना है कि सारे पब्लिक मेथड हमें पता करने हैं, उसके नाम, उसके एग्जीक्यूशन से पहले कुछ हमें अपना खुद का एग्जीक्यूट कराना, लेट सपोज कोई मेथड हम बोलते हैं ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो वो पॉसिबिलिटी सिर्फ रिफ्लेक्शन से है। ठीक है, किसी मेथड को हम कोड नहीं लिखे लेकिन रन टाइम में किसी मेथड को हमें इन्वोक कराना, तो हम रिफ्लेक्शन का कोड लिखेंगे। ठीक है, मेथड का नाम नहीं, नाम तो देंगे लेकिन प्रॉपर उसका सारा कैसे डेटा पैरामीटर पास होगा वो सब रन टाइम में करेंगे, उसकी विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम लोग रिफ्लेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब थोड़ा यस सर। ठीक है, रन टाइम तो समझ ही रहे हो, जब प्रोग्राम हमारी रन कर रही है उस समय। तो रिफ्लेक्शन में जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है, एक क्लास नाम का एक क्लास है। क्लास नाम का एक क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये क्लास है, इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। देखना वर्ड मैं यूज करूंगा, क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी क्लास नाम का क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट जाके बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस केस में हमें बेसिकली, अभी ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ दो, क्लास जो ये है इसमें है क्या, क्या क्या मेथड्स है, यही हेल्प करता है हमें रिफ्लेक्शन में। तो ये क्या करता है कि पूरा मेटा डेटा स्ट्रक्चर, मेटा डेटा जैसे टेबल्स के केस में आप लोग बोलते हो, टेबल्स में जो कॉलम बनाते हो, उसका डेटा टाइप देते हो, साइज देते हो, वो मेटा डेटा हुआ। लेकिन उसमें जो डेटा फिल करते हो वो उसका डेटा हुआ। तो उसी तरह क्लास में मेटा डेटा क्या हुआ, जो हम क्लास का स्केलेटन लिख रहे हैं, और इसका एक्चुअल डेटा क्या हुआ जब ऑब्जेक्ट इसका बना के वैल्यू डालते हैं, तो वो डेटा हुआ। तो क्लास का मेटा डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेटा डेटा को एग्जामिन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हो उसकी बिहेवियर को रन टाइम में, तो ये क्लास नाम का क्लास हेल्प करता है हमें। और इस क्लास नाम के क्लास में कौन कौन सी मेथड्स होती हैं वो हमें जानना जरूरी है। गेट नेम, क्लास का नाम हम रन टाइम में ले सकते हैं। जैसे हमारी कोई भी क्लास है, ये मान लो ये क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास का हमें क्लास ऑब्जेक्ट चाहिए, डॉट क्लास सी दे दो, इससे ये क्लास ऑब्जेक्ट देता है। उसके बाद गेट नेम, इससे हमें क्लास का नाम मिल जाएगा। देख रहे हो ना, समझ में आया क्लास ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? ये क्लास ऑब्जेक्ट बेसिकली कैसे मिलता है, तो डॉट क्लास करो तुरंत क्लास ऑब्जेक्ट मिलता है, जेवीएम देता है आपको। और उसके बाद ये जितनी मेथड है आप कॉल कर सकते हो। जैसे मान लो यहीं पे हम आउट लगाएं और एक एग्जांपल लिया कि मान लो इस क्लास का हमें नाम चाहिए, लेट्स, तो स्टार्टिंग में ये देखो ये आया, पूरी पैकेज नेम के साथ दिया ना, ये देख रहे हो इस लाइन को। यस। तो ये पहले क्या किया हमने, जिस क्लास का चाहिए उसका क्लास ऑब्जेक्ट गेट किया। कैसे गेट करते हैं, डॉट क्लास लगाते हैं, उसके आगे क्लास ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट मिलेगा तब हमें क्या मिल सकता है, फिर हम उसकी सारी मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। तो अब मैं मेथड, एक एक मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो। इतना समझ में आया क्लास ऑब्जेक्ट कैसे गेट करेंगे किसी क्लास का? इसमें कोई कंफ्यूजन है? यस सर। ठीक है, अब हमें मेथड्स के बारे में जानना है, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये मेथड ही हमें हेल्प करेगा बाकी सारे काम में। तो ये हर एक मेथड के बारे में बस जानना है।
तो गेट नेम से उस सेम क्लास जिसका क्लास ऑब्जेक्ट गेट किया उसका नाम मिलता है। गेट सुपर क्लास से पेरेंट क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्लास टाइप लिखा हुआ है यानी क्लास ऑब्जेक्ट मिलेगा। गेट इंटरफेसेस से एरे ऑफ इंटरफेसेस देगा। ठीक है, सारे के सारे जितने इंटरफेस इंप्लीमेंट किए होंगे उसका पूरा क्लास ऑब्जेक्ट बना के एरे में दे देगा, क्योंकि मोर देन वन इंटरफेसेस होते हैं। गेट मेथड्स और गेट डिक्लेयर मेथड्स, ये कंपेयर करके बता रहा हूँ, देखना गेट मेथड है और गेट डिक्लेयर मेथड है। तो गेट डिक्लेयर मेथड क्या करता है, सेम क्लास, इसी क्लास में जो क्लास तुम यूज कर रहे हो उस क्लास के सारे मेथड, चाहे पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, प्राइवेट हो, वो सारे देगा। और गेट मेथड जो है उसकी हिरार्की में जाता है, हायरार्की में पेरेंट पेरेंट जितना भी पेरेंट होगा अप टू ऑब्जेक्ट क्लास तक जाएगा और सारे पब्लिक मेथड को लिस्ट डाउन करेगा। जैसे मान लो यहाँ हमने ये दिया था और यहाँ पे हम बोलते हैं गेट डिक्लेयर मेथड। ठीक है, return the containing method object reflecting all the declare method of the class and interfaces by this class, public, protected, default, access and private, सबको देगा। लेकिन get methods में जाएंगे तो ये return array of containing method reflecting all public methods of the class or interfaces returning represented by the class object, including those declared by the class or interfaces and those inherited from superclass and super interface। यानी पेरेंट में अप टू ऑब्जेक्ट क्लास तक जहां तक इस क्लास का या टॉप लेवल क्लास का होगा वो सारे मेथड को उठा के दे देगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कार नाम का क्लास है, कार डॉट गेट क्लास डॉट गेट मेथड्स, मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो कार का हमें पता है कि कार का पेरेंट व्हीकल है, व्हीकल का कार में एक स्टार्ट है, व्हीकल में दो पब्लिक मेथड है स्टार्ट और रन। तो ये क्या करेगा देखो, अप टू ऑब्जेक्ट क्लास तक प्रिंट करेगा सारे। अच्छा, ये इसका असल में एक एरे आ रहा है ना, ये एरे आ रहा है, मेथड एरे। ये एरे प्रिंट कर रहा है और अब देखो एक एक मेथड तक हमें मिलता रहेगा। अब सारे मेथड्स का नाम लिख लेना है तो हम सारे मेथड्स लिस्ट डाउन किए। एक एरे में आया ये गेट डिक्लेयर मेथड और मेथड दोनों एरे ही देगा, लेकिन ये अप टू ऑब्जेक्ट क्लास तक की हायरार्की का देगा। तो एक मेथड एरे में रखे, क्यों, क्योंकि देखो इसका रिटर्न टाइप मेथड एरे। ठीक है, और फिर फॉर लूप से सिंपल चला दिया। तो देखो स्टार्ट रन स्टॉप ये तीन तो दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे स्टार्ट रन स्टॉप, इस कार में कितने मेथड थे, सिर्फ स्टार्ट ही था ना, लेकिन रन स्टॉप कहाँ से आ रहा है, पेरेंट की, रन और स्टॉप ये भी आया। ठीक है, और ये वेट नोटिफाई सब कहाँ से आ रहा है, वेट नोटिफाई इक्वल्स टू स्ट्रिंग हैश कोड नोटिफाई नोटिफाई, और ये किसका, ये
तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लास का है, क्योंकि अप टू ऑब्जेक्ट क्लास में तुम्हें बोला हूँ। ऑब्जेक्ट क्लास में जाओगे तो देखोगे यहाँ पे, देखो ये वेट नोटिफाई ये सारे मेथड सब है। अप टू ऑब्जेक्ट क्लास हायरार्की तक जितने पब्लिक मेथड है वो सबको उठा के दे दिया। लेकिन अगर इसी के जगह हम क्या करते, गेट डिक्लेयर मेथड कि हमें बस इसी क्लास का चाहिए रन टाइम और कुछ नहीं चाहिए। गेट डिक्लेयर मेथड, हमने मेथड्स की जगह डिक्लेयर मेथड किया। अब देखो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो करंट डिक्लेयर्ड वर्ड जहां मिलेगा वो करंट क्लास, जिस क्लास के लिए इसको कॉल किया उसी क्लास का पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीनों की तीनों देगा। और गेट मेथड्स क्या करता है, अप टू ऑब्जेक्ट क्लास हायरार्की तक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेथड सारे लिस्ट डाउन करेगा, इंक्लूडिंग करंट क्लास। क्लियर है? ठीक है। यस सर। इसी तरह है गेट कंस्ट्रक्टर, गेट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर। अब समझ में आ रहा होगा, डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर करंट क्लास की जितनी कंस्ट्रक्टर है उसकी लिस्टिंग, और ये अप टू ऑब्जेक्ट क्लास। गेट फील्ड्स, गेट डिक्लेयर फील्ड, फील्ड्स में ये जितने फील्ड आपने मेंबर बनाए हुए हैं, मेंबर वेरिएबल सब, वो करंट क्लास का, और ये अप टू ऑब्जेक्ट क्लास हायरार्की तक का। ठीक है। इसके बाद आती है न्यू इंस्टेंस। ये जो है न्यू इंस्टेंस, जावा 9, जावा 9 से पहले तक, जावा 8 तक था ये मेथड। ठीक है, जावा 9 से हटाया इस मेथड को। तो पहले इसके थ्रू हम लोग, जैसे क्लास लोड हो गया तो नया ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का चाहिए, जैसे मान लो इस क्लास का हमें नया ऑब्जेक्ट चाहिए कि कार क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्लास, कार क्लास का ऑब्जेक्ट जो है कार डॉट गेट क्लास डॉट न्यू इंस्टेंस करते, नया ऑब्जेक्ट मिल जाता तुरंत। अब मेरे ख्याल से इसमें नहीं है गेट इंस्टेंस, नहीं है ना। ये जावा 9 से हटा दिया है। उसका दूसरा तरीका दिया कि वाया कंस्ट्रक्टर आप लोग इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसमें एक गेट कंस्ट्रक्टर करके मेथड दिया, कार डॉट क्लास डॉट जावा 17 में, जावा 9 से ही है। गेट कंस्ट्रक्टर, और इसमें गेट कंस्ट्रक्टर। अब हमें किस टाइप, ये मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल, इसको हटा रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। जैसे मुझे रन टाइम में चाहिए कार का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गेट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर 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 टाइप का देगा, और इसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है कार। कंस्ट्रक्टर, ये कुछ अनहैंडल्ड एक्सेप्शन सब है जो अन, ये चेक्ड एक्सेप्शन है, तो हमें ये चेक्ड एक्सेप्शन फिलहाल मैं थ्रोज करा दे रहा हूँ, हैंडलिंग नहीं करनी है, बस थ्रो कर दो। अब इसके बाद जैसे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए रन टाइम में, तो कंस्ट्रक्टर पहले गेट किए, और फिर कॉस्ट डॉट क्या करेंगे, गेट कॉस्ट डॉट गेट क्लास डॉट न्यू न्यू इंस्टेंस। ये भी इशू दे रहा है, कार सी इक्वल टू न्यू इंस्टेंस में डायरेक्ट होगा। हाँ डायरेक्ट है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो
अब जो है जावा 17 से जावा 9 ऑनवर्ड, चाहे जावा 17 हो जावा 9 हो, तरीका चेंज किया है जावा ने। बोला है कि पहले हम लोग इसमें डॉट न्यू इंस्टेंस दिया था, तो ये क्या करता था, ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास का दे देता था रन टाइम में। जैसे मान लो हम लोग रन टाइम में ये क्लास को लोड किए, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते थे, तो देखो इस एग्जांपल में फू क्लास डॉट न्यू इंस्टेंस किया, लेकिन यहाँ कर रहा है ना कि ये डेप्रिकेट कर दिया है। जाओगे देखोगे डेप्रिकेट है सिंस 9, जावा 9 से ये डेप्रिकेट है। अब चलाओगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, अभी भी इसका ऑब्जेक्ट रन टाइम में मुझे चाहिए। देखो मैंने कहीं न्यू नहीं किया, पहले क्लास को, ये मेरा एक क्लास है और मैंने क्लास क्या बनाया है, अपने ही क्लास में एक दूसरा क्लास बनाया। एक ही फाइल में दो क्लास बना सकता है, तो एक क्लास तो हमारा ऊपर ये हो गया मेन जिसमें है, और दूसरा क्लास हमने यहाँ बनाया। चाहो तो इसको अलग बना सकते थे, अलग फाइल में, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे बनाओ। तो मतलब मैं इसी फाइल में बना दिया कि एक क्लास है मेरा, इसमें एक प्रिंट मेथड है, बस और कुछ नहीं है। चाहे सेम फाइल में रखो या दूसरे एज ए फाइल इसको रख लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्लास को लोड करना है पहले मेमोरी में, तो मेमोरी में लोड किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग डॉट न्यू इंस्टेंस करते हैं और टाइप कास्ट करते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइप हमारी इस क्लास की टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो वो ऑब्जेक्ट जैसे आप न्यू करके बनाते थे उस तरह ऑब्जेक्ट ये बना के दे दिया। अब ऑब्जेक्ट आ गया है तो इसकी मेथड को भी कॉल कर सके। कौन सी मेथड? प्रिंट को। तो कैसे कॉल करेंगे? तो मेथड का हम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाए, क्योंकि क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इसी नाम से सारे क्लासेस बनाए जावा ने रिफ्लेक्शन में। तो मेथड कॉल इन्वोक करना है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रिंट मेथड इन्वोक करना है। तो क्या किए, पहले जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका गेट क्लास गेट किए, ये गेट क्लास इंस्टेंस गेट करना जरूरी है। उसके बाद गेट मेथड को कॉल किए, जिससे हमारा इस ऑब्जेक्ट पे यानी इंस्टेंस पे ही प्रिंट को कॉल कर रहा है। और ये पैरामीटर यहाँ 0 पैरामीटर होता है, इसलिए ये टाइप देते हैं, हर एक पैरामीटर का क्लास टाइप। हर चीज क्लास टाइप में ही बात होता है। तो यहाँ 0th पैरामीटर पे बोल रहे हैं कि क्लास टाइप है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, 0 पैरामीटर। एक बार मेथड का ऑब्जेक्ट बन गया, डॉट इन्वोक किए, तो ये मेथड कॉल हो जाएगा बिना। अब बोलोगे सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं हम लोग, कि पहले हम लोग एक लाइन में न्यू करते थे और मेथड को कॉल कर लेते थे। वो ठीक है, वो काम करते थे, वो प्रोग्रामेटिकली आपको जो चीज पता था वो कर लेते थे। लेकिन हम न्यू करके, कहा जाता है अगर बनाते हो तो टाइट कपल कोड बनता है। आगे चल के आप देखोगे फ्रेमवर्क लेवल पे या प्रोजेक्ट लेवल पे हम लोग न्यू करके काम कभी नहीं करते जनरली। न्यू को हमेशा कोशिश करते हैं हटाएं। ये स्टार्टिंग में बस आपको जो जेनरिक मतलब एक जनरल लेवल पे जावा सीखना है स्टार्टअप में, वहां तक ठीक है न्यू। लेकिन बाद में जैसे प्रोजेक्ट लेवल पे काम करना, इंडस्ट्री में काम करना, वहाँ न्यू का कीवर्ड नहीं यूज होता, क्योंकि न्यू कीवर्ड का सबसे बड़ा डिमेरिट है टाइट कपल करता है। आपको नेक्स्ट मंथ में जेयूनेट टेस्ट केस पढ़ाया जाएगा, उसमें टाइट कपलिंग का पर्पस समझ में आएगा। टाइट कपल मतलब आपका कोड इतना ज्यादा, दो तीन क्लास एक साथ जब आप बनाते हो कि दूसरे क्लास का रेफरेंस मेरे एक क्लास में है और वहां न्यू करके बनाते हो, तो टाइट कपलिंग हो जाती है दो क्लास के बीच में। बिना ऑब्जेक्ट के, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पेरेंट क्लास बन ही नहीं पाता। तो ऐसा कोड कोई लिखना नहीं चाहता है जो टाइट कपल हो, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी आ जाए। तो इंडिपेंडेंट कोड लिखा जा हमेशा प्रीफर करते हैं सब, कि हर क्लास को हम टेस्ट कर सके, एज ए डेवलपर भी हम टेस्ट कर सके, ऐसा कोड लिखना चाहिए। तो वहाँ रिफ्लेक्शन बहुत हेल्प करता है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको इतना लंबा चौड़ा हमेशा लिखना है, ये अभी आइडिया के लिए सीखना है, क्योंकि फ्रेमवर्क टूल इतने आ गए हैं कि ये सब कोड आपको लिखने ही नहीं देगा। आपको सब कुछ स्प्रिंग में काम करोगे तो ये सब कोड कहीं आएगा ही नहीं, वो खुद करेगा। लेकिन आपको जानना है वो कैसे काम करता है। ठीक है, कल को आपको लिखना पड़ा कुछ तो आप लिख सको।
कंप्लीट, अगर मान लो कोई फीचर स्प्रिंग नहीं दे रहा, वो एक फ्रेमवर्क है, तो 100% तो फुलफिल नहीं करेगा सारा चीज। तो जब वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस समय आपको कोर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए ताकि आप खुद से अपना लिख सको चीज, इसीलिए भी सीखते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे, और ये मोनोटोनस चीजें हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा चेंज होता है, कि भाई आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आ जाएंगी। कि मेथड कॉल करना है तो मेथड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फील्ड कॉल करना है फील्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करना है कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हर में गेट क्लास जरूर गेट करेंगे। पैरामीटर पास करना है तब भी क्लास टाइप का ही पास करेंगे, कई पैरामीटर्स होते हैं तो पैरामीटर्स बेस भी दिखाएंगे। तो जैसे मान लो इसको कॉल किया, डेप्रिकेटेड है फिर भी रन करेगा, ये मेथड को देखो इन्वोक कर दिया। तो इन्वोक किया मेथड, ये क्या है, इंस्टेंस मेथड है तुम्हारी। इंस्टेंस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। तो यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जरूर बना होगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड कॉल हुआ। मेथड डॉट इन्वोक, क्या इन्वोक हुआ, इंस्टेंस डॉट प्रिंट, इसी इंस्टेंस को यूज करके प्रिंट को कॉल किया। तो लंबा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन यूज करके काम किया। ये समझ में आया आप लोग को, रिफ्लेक्शन का यूज यहाँ पे? हम्म। राहुल अभिषेक, राहुल अभिषेक, जी सर। अभिषेक, यस सर। ठीक है। तो बहुत ज्यादा अभी इसमें परेशान मत हो, ठीक है, अगर थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में, बट इतना कॉन्सेप्ट जरूर समझ के चलो कि इस जगह लोड होता है क्लास, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया मतलब किसी भी टाइप का इसमें हम लोग लोड कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर टाइप देना है तो आप वो भी टाइप भी दे सकते हो यहाँ पे, फू टाइप, ठीक है। और उसका नया ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही क्लास ऑब्जेक्ट मिलेगा, डॉट न्यू इंस्टेंस किए तो नया ऑब्जेक्ट हमें उस क्लास का मिल गया। और उसके बाद मेथड का रेफरेंस बनाए, मेथड क्लास यूज करके फिर मेथड को कॉल किया। तो ये जो डॉट न्यू इंस्टेंस है, ये तरीका अब हटा के क्या कर दिया जावा ने, उसके जगह बोलता है कि जो भी क्लास का आपको बनाना है क्लास ऑब्जेक्ट, आप उस क्लास का डॉट क्लास, ये क्लास ऑब्जेक्ट देगा, गेट कंस्ट्रक्टर कॉल करो, इससे आपको कंस्ट्रक्टर का क्लास ऑब्जेक्ट मिलेगा, कार टाइप का, टाइप बता रहे हैं कार, और फिर इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू डॉट न्यू इंस्टेंस किए तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो फिर हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, ये मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल लिखा है, आपकी रिकॉर्डिंग में जाएगी तो आप लोग इसको अपडेट कर लेना डॉक्यूमेंट में प्लीज, ठीक है। जावा 9 ऑनवर्ड ये तरीका। फॉर नेम के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। तो क्लास का समरी स्ट्रक्चर ये समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ऑप्शन आ गया सर। ठीक है, अब इसके थ्रू कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एक एग्जांपल तो इन्वोक मेथड, ये मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया, ये, बाकी मैं इससे हटा दूं जो मैंने किया था। इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स देखोगे तो काम आएगा। अब देखो मैंने एग्जांपल्स में एक ये भी दिया है, डीबगर। जब आप डीबग करते हो तो ये रिफ्लेक्शन ही इक्लिप्स यूज करके आपकी मेथड्स पे कॉल को ले जाता है, F5 F6 F7, डायनेमिकली इंस्पेक्ट करता है आपकी कोड को। डिबगर को तो नहीं पता है कि क्या किस नाम का क्लास होगा, तो मतलब वो कैसे जा रहा है। तो वाया रिफ्लेक्शन, वो तो कई सारे एग्जांपल है, डिबगर है, आपको इक्लिप्स खुद है अपने आप में, आगे चल के टेस्टिंग टूल जो मैंने बताया नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को बताया जाएगा, जे यूनिट, मोकिटो, ये सारे भी रिफ्लेक्शन यूज करके ही काम करता है, बिना रिफ्लेक्शन के काम ही नहीं होगा, चलेगा।
कोड एनालिसिस टूल होती है, इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। ये सब का भी आइडिया आप लोगों को प्रोजेक्ट लेवल पे देंगे, पीएमडी, फायरबैक, सोनार। कि कोड जब लिखते हो तो आपकी कोड में कितनी ज्यादा गंदगी है, कितने अच्छे से कोड लिखा या नहीं लिखा, उसके लिए भी टूल आता है। ठीक है, बहुत इजीली पता कर लेता है कि आपने कैसा कोड लिखा, आपकी कोड की क्वालिटी क्या है। तो वो भी रिफ्लेक्शन यूज करेगा। क्लास लोडर जितना होता है वो सारे, जो जावा का क्लास लोडर हमने पिछले क्लास में देखा था, चाहे वो एप्लीकेशन क्लास लोडर हो, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर हो, एक्सटेंशन क्लास लोडर हो, कोई भी क्लास लोडर, वो रन टाइम में लोड कर रहा है क्लास को रिफ्लेक्शन यूज करके। तो एक और देखते हैं, हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर, किसी भी क्लास का प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड क्लास कैसे एक्सेस कर सकता है। अभी तक आप लोग ये तो नहीं सुने होंगे, किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को कैसे एक्सेस करें। अगर प्राइवेट मेंबर है, क्या दूसरे क्लास से एक्सेस कर पाओगे? जैसे ये रिफ्लेक्शन से हो सकता है। तो आप बोलोगे सर ये तो जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल को वायलेट कर रहा है। हाँ, वायलेट करता है, नो डाउट। लेकिन जावा ने दिया है तो कुछ चीजें अब रूल के हिसाब से ही नहीं चलेगा कि भाई हमको रूल फॉलो करना है, लिखा है ऑब्जेक्ट, उप्स, तो हम अपनी चीजों को बिगाड़े। क्योंकि डिबगर को पहुंचना होगा ना प्राइवेट मेंबर तक, वो कैसे पहुंचेगा? ठीक है, सोनार जो टूल है उसको प्राइवेट मेंबर का एनालिसिस करके निकालना होगा, वो कैसे पहुंचेगा? तो पता चला रूल फॉलो करने में चीजें बिगड़ जाए तो रूल वो अच्छा मत ही फॉलो करो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये रूल को ये नहीं फॉलो करता है, थोड़ा वॉलेट करता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वाया रिफ्लेक्शन ही कर सकते हैं। नॉर्मल जो जावा की प्रोग्रामिंग वैसे नहीं कर सकते। तो एक क्लास है मान लो, इसमें दो फील्ड है, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है। कंस्ट्रक्टर मेरा पब्लिक हो गया, मतलब नेम और फोन नंबर दिया, और इसमें एक प्राइवेट मेथड है और एक पब्लिक मेथड है। ठीक है, तो अब एक दूसरा क्लास बना रहे हैं जिसमें इसकी प्राइवेट मेंबर यानी इस मेथड को कॉल करेंगे, इस मेथड को। तो कैसे कॉल करेंगे? उसकी विजिबिलिटी रन टाइम में चेंज करेंगे। ये एक लाइन लिखा था ना यहाँ, चेंज द एक्सेसिबिलिटी फ्लैग ऑफ कंस्ट्रक्टर मेथड फील्ड, यानी विजिबिलिटी को चेंज करेंगे, उसको प्राइवेट से उसकी चेंज करेंगे तब उसको एक्सेस कर पाएंगे रन टाइम में। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो पहले जो क्लास है उसका पूरा रेफरेंस दिए हैं। क्लास मेरा कहाँ है? कॉम एसआरसी जावा रिफ्लेक्शन पैकेज में, और पर्सन नाम का क्लास है। तो क्लास लोड करने का मैकेनिज्म लिखे, मैं पुराना ही पैटर्न यूज करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास का ये पर्सन क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? व्हाट इज दिस? दिस इज द पर्सन क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पर्सन क्लास का ये क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट, पर्सन क्लास का क्लास टाइप ऑब्जेक्ट, तो इसको क्लास ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जब क्लास ऑब्जेक्ट मिल गया तो अब तो सारी चीजें निकाल लो, गेट फील्ड अप टू ऑब्जेक्ट लेवल तक वो सारे निकाल लेगा जितने भी फील्ड है। तो इसमें क्या किया, गेट फील्ड को एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, एरे नाम का एक क्लास होता है देखो जावा में, यूटिल पैकेज में, और इसमें टू स्ट्रिंग मेथड होता है जिसमें हम पूरे एरे को प्रिंट करा सकते हैं। जो भी एरे आ रहा है हमारा, ये एरे के फॉर्मेट में आता है, फील्ड एरे, तो उसको पूरा प्रिंट करा सकते हैं। तो एक एक लाइन डिबग करते हैं काम। स्विच F6, तो देखो ये डिबग किया। तो ये फील्ड जो है, गेट फील्ड जो क्या करता है, सिर्फ पब्लिक मेथड उठाता है। मैंने आपको बोला था ना, अप टू ऑब्जेक्ट क्लास तक का। तो इसमें कितनी फील्ड है? दो फील्ड है, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, लेकिन प्रिंट किसको कराया? ये देखो, नेम को। देख रहे हो ना, फोन को नहीं कराया इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसको बंद करो।
गेट डिक्लेयर्ड फील्ड मतलब उसी क्लास का सारे मेंबर्स को प्रिंट करो, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो। फील्ड से पब्लिक मेंबर, और इससे तो देखो दोनों आएगा, एक नेम भी आ रहा है, ये कि पब्लिक टाइप का एक नेम फील्ड है, स्ट्रिंग टाइप का पब्लिक स्ट्रिंग है, और एक प्राइवेट जो है स्ट्रिंग टाइप का फोन फील्ड है। देख रहे हो दोनों में डिफरेंस? राहुल अभिषेक क्लियर हो रहा है? एरेज डॉट टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है, पूरे एरे को प्रिंट करता है। पर्सन डॉट गेट डिक्लेयर मेथड से हमें मेथड टाइप का मिलेगा या फील्ड टाइप का एरे मिलेगा, तो बस हम प्रिंट कराते जा रहे हैं, हमको एरे को आइट्रेट करना पड़ता एरे में रख के, तो उसके जगह एरेज डॉट टू स्ट्रिंग हेल्प करता है कि सारी एरेज जो आ रही है उसको स्ट्रिंग में प्रिंट कर दो। तो गेट डिक्लेयर मेथड अप टू ऑब्जेक्ट क्लास तक जाएगा या करंट क्लास तक, बताओ? डिक्लेयर मेथड करंट क्लास मतलब एग्जैक्टली करंट क्लास तक ही जाएगा, और उसने गेट नेम लेकिन पब्लिक और प्राइवेट दोनों को उठाएगा। उठा लिया। अब क्या कर रहे हैं, इतना तो हमने जनरल जो अभी पढ़ा है वो याद दिखाया, अब एक सिंपल नॉर्मल न्यू से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बस न्यू से, क्योंकि हमें प्राइवेट मेंबर को एग्जीक्यूट करना है, तो हम पूरा रिफ्लेक्शन का कोड यहाँ नहीं लिखे 100%, एक सिंपल न्यू से पहले ऑब्जेक्ट बना लिया, और हमें प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है। तो फोन हमारा क्या है, देखो प्राइवेट है, इसे एक्सेस करना है, तो हम पहले उसका जिसको एक्सेस करना है उसका पर्सन डॉट गेट डिक्लेयर फील्ड, इसमें फोन पास किए, फील्ड टाइप का ऑब्जेक्ट, यानी फील्ड टाइप का क्लास ऑब्जेक्ट हमें पहले मिला, ये फील्ड टाइप का ऑब्जेक्ट मिला जो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। फिर इसकी एसेसिबिलिटी चेंज की है कि हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है और इस एक्सेस नहीं हो सकता, तो इसकी एसेसिबिलिटी चेंज करते हैं। अब उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे पास एक इंस्टेंस है, ये प्राइवेट रियान, इसमें से हमें यही प्राइवेट फील्ड जो है फोन की डेटा को निकाल के दो, मतलब दूसरे क्लास में हम निकाल रहे हैं विदाउट गेटर, तो हम प्राइवेट फील्ड ये यूज करके डॉट गेट और इसमें इंस्टेंस पास किए कि प्राइवेट रेयान का हमें दो, तो वैल्यू हमें क्या आएगा, जॉन। तो यहाँ पे देखो ये आपका प्राइवेट डेटा, सॉरी ये फोन में ही है, तो प्राइवेट डेटा एक्सेसिबल हो गया ना आउटसाइड क्लास, इस लाइन पे ये देख रहे हो, ये यस प्राइवेट ही डेटा है, हमने कोई गेटर को तो कॉल किया नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये कॉल किसको किया, फील्ड को कॉल किया डॉट गेट उसके इंस्टेंस को यूज करके, तो एक तरह से वो एसेसिबिलिटी प्राइवेट मेंबर को डायरेक्ट कॉल करने गया और इसको प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे डेटा आ रहा है कि भाई फोन की ये है प्राइवेट मेंबर का। अब उसी तरह हमारे पास कौन सा मेंबर है, कॉल नाम का प्राइवेट है, इसको कॉल करना है, तो मतलब ये लाइन प्रिंट होना चाहिए। तो अब पहले अब क्या करेंगे, जिसको हमको कॉल करना है मेथड है, तो मेथड टाइप का बनाएंगे, मेथड उसका वेरिएबल, और क्या है क्लास ऑब्जेक्ट कौन सा यूज किया, जो ऊपर बनाए थे क्लास ऑब्जेक्ट, बिना क्लास ऑब्जेक्ट के काम नहीं होगा, तो क्लास ऑब्जेक्ट डॉट गेट डिक्लेयर्ड मेथड, कौन सा, कॉल नाम का मेथड, इसका मेथड टाइप मिला, सेट एसेसिबल ट्रू किए, बस फील्ड ऊपर बनाए फील्ड को यूज करके, और यहाँ पे बनाए मेथड को यूज करो, ये जरूर ध्यान देना, गेट डिक्लेयर मेथड और गेट डिक्लेयर फील्ड ही यूज करोगे, गेट फील्ड्स या गेट मेथड्स यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसको फिर एसेसेबल ट्रू किए, और अपनी जो प्राइवेट मेथड थी ये डॉट इन्वोक, कि हमें रन टाइम में इन्वोक करना है एक मेथड, इस मेथड को कहाँ से, तो ये जो इंस्टेंस है इसके लिए, जो इंस्टेंस हमने बनाया ऊपर, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस तो चाहिए ना जिससे मेथड को इन्वोक करना, तो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस एज ए पैरामीटर पास कर रहा है, तो ये कॉल किए, तो देखो वो कॉलिंग जॉन एट ये करके आ गया, यहाँ पे कॉलिंग जॉन एट ये नंबर, और उसके बाद बस निकल गया।
ये समझ में आया आप लोग को? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो रिफ्लेक्शन का बेस समझ में आ रहा है? ये बेसिक लेवल पे अभी बनाया रिफ्लेक्शन। देखो, इसका जैसे जैसे हैंड्स ऑन करते हो धीरे धीरे करके होगा, एक बैक नहीं होगा। लेकिन हाँ, आइडिया पहले से आपको होगा कि हाँ भाई, क्लास ऑब्जेक्ट से ही सारा काम करना है और उससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो रन टाइम में जब आपको सिनेरियो बेस्ड चीजें मिलेंगी तो आप फिर यूज करना चालू करोगे। तो ये समझ में आया एग्जांपल? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो भाई। हम्म। अभिषेक, राहुल, शांत हो जाते हो तो बहुत डाउट होता है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। यस हम्म? सर। तो इससे रिलेटेड मैंने शायद कोई तुम लोग को दिया है असाइनमेंट के नहीं, ये एक असाइनमेंट दिया हो ये, शायद करना। राइट अ मेथड विच विल सर्च अ क्लास हायरार्की में to see if a particular method is defined somewhere in inheritance tree or not। मतलब कहीं ना कहीं कोई इनहेरिटेंस ट्री का कुछ बनाना, एक ही क्लास में बना लेना। एक क्लास ए है, एक्सटेंड किया बी को, बी है सी को किया, सी है डी को किया, डी है ई को किया, और सब में एक एक मेथड बना देना। एक फिर क्लाइंट करके उसी में क्लास बनाना, फाइल को सेव करना क्लाइंट नाम से, और उसमें यूजर से मांगना कौन सा मेथड सर्च कर रहे हो, और उस क्लास हायरार्की में तुम्हें सर्च करना है यूजिंग रिफ्लेक्शन कि वो मेथड प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये असाइनमेंट आप लोग प्लीज करना। ठीक है? समझ में आया असाइनमेंट? ठीक है, जरूर करना। अब आते हैं क्लास के बारे में, तो पढ़ लिया रिफ्लेक्शन में। थोड़ा ऑब्जेक्ट के ऊपर भी नजर डालते हैं, क्योंकि बहुत समय से ऑब्जेक्ट 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 क्लास हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कभी घुसने का मौका नहीं मिला। वो भी कुछ ही मेथड के लिए घुसेंगे, कुछ मेथड के लिए तो साफ साफ लिख दूंगा कि बाद में होगा। तो ऑब्जेक्ट क्लास, हर क्लास का पेरेंट क्लास होता है, हम लोग ये पहले से डे वन से जान रहे हैं जावा में। ठीक है? अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लास टॉप मोस्ट क्लास है जावा का, सबका पेरेंट यही है। तो ऑब्जेक्ट क्लास में अभी भी देखा था, एक मेथड होता है इक्वल्स, क्लोन, हैश कोड, वेट, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। यहाँ भी गेट क्लास होता है ऑब्जेक्ट में। ठीक है? गेट क्लास होता है जो क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट देगा, जो हमें रिफ्लेक्शन में यूज होता है। इसी के कारण हमें गेट क्लास करने से क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट मिलता है, क्योंकि हर क्लास का गेट क्लास मिल जाता है। यानी किसी भी क्लास का हम लोग पूरा समरी देख सकते हैं कभी भी, और रन टाइम में कभी भी उसकी फील्ड, उसके मेथड, उसके कंस्ट्रक्टर, किसी को भी रन टाइम में इन्वोक कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। टू स्ट्रिंग मेथड, भाई किसी चीज को, जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में 5 मेंबर हैं, पांचों मेंबर को एक फॉर्मेटेड वे में आपको प्रिंट कराना है, तो टू स्ट्रिंग ही हेल्प करेगा उस पांचों मेंबर को प्रिंट कराने में। और फाइनलाइज मेथड हमने लास्ट क्लास जेवीएम में देखा था, पढ़ा था, कि जब भी जेवीएम का गार्बेज कलेक्टर कॉल होगा, तो हर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले वो फाइनलाइज मेथड को जरूर कॉल करेगा फॉर क्लीन अप एक्टिविटी। हम चाहे तो इसे ओवरराइड करें अपने क्लास में, चाहे तो नहीं करें, हमारी मर्जी। जनरली अभी तक कहीं ओवरराइड नहीं किया होगा, तो अगर ओवरराइड करते हैं तो क्लीन अप करता है। तो इसमें से देखो, जो बोल्ड है उसके बारे में ही हम लोग देखेंगे। क्लोन, ये क्लोनिंग से रिलेटेड है, क्लोनिंग टॉपिक जब देखेंगे तब उस समय करेंगे। वेट, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, इट इज एसोसिएटेड टू मल्टी थ्रेडिंग, तो वहां पे देखेंगे। ठीक है तो ऑब्जेक्ट क्लास में, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के इन्वायरमेंट में ये यूज होता है। लेकिन इसको, इस पे क्वेश्चन जरूर एक पूछता है कि भाई, जब ये मल्टी थ्रेडिंग का है, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, तो जावा ने इसको ऑब्जेक्ट क्लास में क्यों रखा? थ्रेड क्लास, थ्रेड नाम का भी एक क्लास होता है, उसमें नहीं रखा है। तो ये चीज भी हम लोग देखो, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ये चीज भी हम लोग मल्टी थ्रेडिंग जब पढ़ेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा क्यों रखा गया।
ठीक है, अभी इसलिए मैं पार्क करके चल रहा हूँ इसको छोड़ के। अभी आते हैं हम लोग इक्वल्स हैश कोड। तो देखो, अ, हमें जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, खास तौर से मॉडल टाइप का, जैसे एम्प्लॉय बनाते हो, ट्रेन बनाते हो, बस बनाते हो, दो मॉडल मतलब एम्प्लॉय क्लास ही मान लो। एम्प्लॉय में दो फील्ड है, ध्यान से सुनना भाई, अभिषेक, राहुल। एम्प्लॉय क्लास में दो फील्ड है हमारी, एक है एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप की, और एक है एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग टाइप का, दो ही फील्ड है हमारी। एम्प्लॉय क्लास का हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, E1 और E2। तो हम कैसे बोलेंगे कि E1 E2 बराबर है या नहीं बराबर है? तो इंटरनली जावा जब E1 और E2 E1 डॉट इक्वल्स E2 करते हो, तो इंटरनली सबसे पहले जावा उस दोनों ऑब्जेक्ट की हैश कोड चेक करता है, क्या हैश कोड दोनों का बराबर है। तो जनरली अभी तक जैसे ये पर्सन क्लास है, ये भी तो एक तरह से वही है। तो यहाँ भी रेकमेंडेड ये होता है कि देखो, जावा अपने से हैश कोड बना देता है और अपने से हैश कोड जनरेट करेगा, तो वो अलग चीज होगी। और एक हैश कोड अगर हम बनाएंगे तो हम एग्जैक्ट बताएंगे कि क्या है। जैसे आईडी, आईडी फील्ड दो एम्प्लॉय का हमें पता होगा, जब हम एम्प्लॉय क्लास बना रहे हैं, कि दो एम्प्लॉय का आईडी कभी सेम होगा ही नहीं, मानते हैं ना ये चीज। ट्रेन का बनाएंगे तो दो ट्रेन का ट्रेन नंबर कभी सेम नहीं होगा। तो हम ऐसी फील्ड को हैश कोड में रखेंगे। तो जनरली क्या किया जाता है, जब भी इस तरह का मॉडल टाइप का आप लोग क्लास बनाते हो, मॉडल टाइप का, व्यू के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कंट्रोलर के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मॉडल की बात कर रहा हूँ जो डेटा स्टोर करेगा, वहां पे हैश कोड को जरूर, हैश कोड इक्वल्स को ओवरराइड करता है। और उसमें जब ओवरराइड करते हैं तो हम फील्ड बता सकते हैं कि किसके कॉम्बिनेशन पे यूनिकनेस होगा। तो हम उससे बोलते हैं आईडी के कॉम्बिनेशन पे ही हो जाएगा, या हम बोलते हैं आईडी और नेम दोनों को लो भाई, नाम भी ले लो, आईडी भी ले लो, और ज्यादा यूनिकनेस के लिए तो फिलहाल आईडी को मैं देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ जरूर क्या किया इसने, कि हैश कोड जनरेशन के लॉजिक के लिए हमने बोला पैरेंट में ऊपर नहीं गए, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट क्लास जो है, अगर ऑब्जेक्ट क्लास को देखेंगे, ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट क्लास, यहाँ पे अगर हैश कोड को देखोगे तो ये नेटिव टाइप का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोड कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक लिखा गया है, पहला चीज है। और अदर देन जावा लैंग्वेज है, मतलब कुछ लाइब्रेरी EXT फोल्डर में होगी जो हैश कोड निकालने में हेल्प करता होगा जावा को। ठीक है, तो उसे जावा को क्या पता होगा कि दो चीजें कब बराबर हैं क्या, या कब बराबर नहीं है, क्या वो बता सकता है जावा? वो तो एक जनरल लैंग्वेज बनाया गया। तो ये हैश कोड बेसिकली हम लोग इसलिए बनाते हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर डिफर हैं तो उनका हैश कोड कभी सेम नहीं होना चाहिए। किस बेस पे हमने बोला हैश कोड सेम नहीं होगा? हमें पता आईडी, आईडी का कभी हैश कोड से मतलब दो आईडी कभी सेम नहीं होगी दो एम्प्लॉय की। तो जब भी इस क्लास का दो एम्प्लॉय बनाओगे, एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू बनाए, तो वो हैश कोड साथ में रख देगा जनरेट किया हुआ इसके साथ। नहीं तो वो हैश कोड रखता है, वो ऑब्जेक्ट क्लास के बेस पे रखेगा, वहां हैश कोड पता नहीं क्या टेक्निक यूज करेगा, सेम हो भी सके नहीं भी हो सके, वो दिक्कत है। तो इसलिए कहा जाता है जब भी आप लोग मॉडल क्लास बनाइए, कोशिश कीजिए कि हैश कोड को ओवरराइड कीजिए, ऑब्जेक्ट क्लास की हैश कोड को ओवरराइड कीजिए। और वो लॉन्ग टाइप की वैल्यू लेता है, इंट टाइप की वैल्यू। तो यहाँ इंटीजर टाइप का ही हम दे सकते हैं, तो कुछ भी यहाँ दे दो, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट डॉट हैश, ये तो जावा क्लास का हैश है, आप सिंपल बोल देते हो कि आईडी के बेस पे है। इस तरह से आप कोई मैकेनिज्म लिख दिया, आईडी इंटू 2+7, कुछ भी यूनिक वैल्यू, कि आईडी तो यूनिक होगा ही, कुछ और ऐड कर दिया, जस्ट कि जो एम्प्लॉय वन होगा उसका आईडी में 2 से मल्टीप्लाई करेगा +7 करेगा।
तो ये हर के साथ करेगा, हर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट के साथ। आईडी कभी सेम होगा नहीं, तो यूनिक बन जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे करो, और चाहे इसके अंदर और यूनिकनेस के लिए मल्टीप्लिकेशन और एल्गोरिथम अपना जो रखना रखो, जो भी रख दो, क्योंकि आईडी तो यूनिक खुद ही कर दिया। तो और लंबा आप एल्गोरिथम में कुछ रखना चाहते हो वो कर दो। ये हैश वैल्यू खुद जावा बनाता है, अपनी खुद लॉजिक जो आप पैरामीटर दोगे। तो ये समझ में आया हैश कोड क्यों हमें ओवरराइड करना चाहिए। राहुल, अभिषेक, ठीक। यस कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम है बट दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम है लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। वो तभी होगा जब हम प्रॉपरली हैश कोड को ओवरराइड ना करें, तभी हो सकता है। ठीक है, जब जनरली हम लोग नहीं करते। जैसे मैंने तुम्हें बोला था मैप में इंटरनल स्ट्रक्चर, जो मुझे बताना भी है, मुझे देखना है जावा 17, लेकिन वैसे क्या होता है मैप का इंटरनल स्ट्रक्चर, पहले वो हैश कोड निकालता है की का, देखता है किस बकेट में लाई करेगा, 16 से डिवाइड किया, उस पर्टिकुलर बकेट में जाएगा हैश कोड के बेस पे। तो वहाँ हैश कोड सेम हो सकता है दो ऑब्जेक्ट का, तब वो क्या करता है लिंक लिस्ट का फॉर्म डेवलप करता है, और अप टू 8 एलिमेंट अगर लिंक लिस्ट में हो जाता है तो उसको ट्री सेट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि फास्ट सर्चिंग। तो दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम हो सकता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट, मान लो गलती से हमने यहाँ पे एम्प्लॉय के जगह हमने यहाँ नेम दे दिया गलती से, ठीक, नेम दे दिया। तो अब दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू, और दोनों एम्प्लॉय का नाम अमित है, आईडी अलग है, लेकिन क्या है हैश कोड, नेम क्या है, अमित है। तो दोनों एम्प्लॉय के लिए हैश कोड सेम हो जाएगा ना, दोनों एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि नाम ही सेम है, हमने गलती से दिया है जो भी है, मान लो। तो ऐसी बहुत जगह करते हैं ना कि भाई हम लोग हैश कोड ओवरराइड नहीं करते हैं, तो स्ट्रिंग के बेस पे वो अपना इंटरनल लेता है, वहाँ हैश कोड सेम कर देता है। तो हैश कोड अगर दो ऑब्जेक्ट का सेम है, इट डजेंट मीन कि वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। ध्यान से वर्डिंग सुनना, दो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू, उनका अगर हैश कोड डिफरेंट है, पहला चीज अगर डिफरेंट है तो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ये तो 100% है। हैश कोड डिफरेंट हो गया तो ऑब्जेक्ट डिफर होगा ही होगा, ये 100% है। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जावा को इंटरनल कंपेयर करना पड़ता है, तो सबसे पहले हैश कोड को कॉल करता है। क्या दो ऑब्जेक्ट जब भी कंपेयर करता है, जैसे सॉर्ट मेथड कॉल करते हो आप लोग कलेक्शन का, स्वैपिंग कॉल करोगे या कुछ और भी मैकेनिज्म कॉल करोगे कंपैरिजन के लिए, आगे चल के देखेंगे। तो बहुत सारे कंपैरिजन का हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ इंटरनल हैश कोड इक्वल को यूज करता है जावा। तो सबसे पहले वो हैश कोड को कॉल करता है, चेक करता है कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम है या डिफर है। अगर डिफर है तब वो मान लेता दोनों ऑब्जेक्ट अलग है, वैसे ही मान लेगा, वो इक्वल्स को कॉल करेगा ही नहीं। लेकिन अगर सेम है, तो जावा को ये पता है कि दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम हो सकता है अगर थोड़ा लॉजिकल मिस्टेक हो तो। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल मिस्टेक हो, क्योंकि स्ट्रिंग के बेस पे कोई दे देते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा हैश कोड सेम होने के चांसेस आ जाता है। ठीक है, अब अकाउंट नंबर कोई दे दिया, ट्रेन नंबर कोई दे दिया, तब तो नहीं होगा, उस केस में तो बहुत अच्छा है। लेकिन ट्रेन का नाम पे हैश कोड दे दिया या दिया ही नहीं हैश कोड, ओवरराइड ही नहीं किया, तो वहाँ चांसेस हैं कि हैश कोड सेम हो जाए दो ऑब्जेक्ट का। तो दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम है, इट डजेंट मीन कि वो ऑब्जेक्ट भी सेम होंगे। वो जैसे ही ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम देखता है, तुरंत इक्वल्स मेथड कॉल करता है इंटरनल जावा, हमेशा। जब भी कंपेयर करेगा, कंपैरिजन करता है, तो पहले हैश कोड पे वो देखता है, और फिर उसके बाद इक्वल्स को कॉल करता है। इक्वल्स को कॉल करने के बाद एक इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होता है, एक पैरामीटर में पास हुआ ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले देखता है दोनों का रेफरेंस क्या सेम है। अगर रेफरेंस सेम है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो भाई वो दोनों इक्वल है।
अगर देखता है ऑब्जेक्ट ये नल है जो पैरामीटर वाला, तब तो इक्वल है ही नहीं, एक नल नहीं है दूसरा नल है। ठीक है, अब उसके बाद दोनों का गेट क्लास ऑब्जेक्ट निकालता है। इन्वोकिंग का इससे निकला जिसके थ्रू ये इक्वल्स इन्वोक हुआ होगा, और एक पैरामीटर वाले का गेट क्लास निकाला। अगर गेट क्लास दोनों का क्लास ही अलग है तो सोच लो, दो ऑब्जेक्ट का अगर क्लास अलग होगा तो क्या वो सेम हो सकते हैं? सेम नहीं होंगे, रिटर्न करता है फॉल्स। लेकिन अब उसके बाद टाइप कास्ट किया, मान लो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय में ही टाइप कास्ट करेंगे, टाइप कास्ट किए। अब उसका आईडी के बेस पे बोले कि दोनों ऑब्जेक्ट का आईडी सेम है, तब तो मान लो वो हमेशा इक्वल है। ये सेम होगा तो ट्रू आएगा, नहीं सेम होगा तो फॉल्स आएगा। तो रिटर्न में क्या लगाया, दोनों ऑब्जेक्ट का आईडी सेम है तभी वो इक्वल माने जाओ, नहीं तो नहीं माने जाओ। तो ये कब होता है, देखो हम लोग बार बार मैं बता रहा हूँ, मॉडल क्लास जब आप लोग बनाओगे तभी इक्वल्स और हैश कोड को ओवरराइड करना चाहिए, कंट्रोलर नहीं। जैसे हम लोग टीएमएस का एग्जांपल बनाए थे, तो जो टास्क मैनेजर बनाए थे वहां के लिए ये नहीं है, ये टास्क क्लास के लिए। दो टास्क कब कंपेयर सेम है, तो हम लोग वहां कंपेयर करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को बहुत कंपेयर करते हैं हम लोग। सॉर्टिंग करेंगे, फिर सर्चिंग करते हैं, तो बहुत सारे काम करते हैं बंच ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो जहां कंपैरिजन होगा तो वहां हैश कोड इक्वल इंटरनल जावा हमेशा कॉल करता है। ये समझ में आया ये दोनों का यूज क्यों करते हैं, हैश कोड और इक्वल? यस या नो? यस सर, यस। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड अगर डिफर है तो क्या वो ऑब्जेक्ट सेम होंगे या डिफर होंगे? हैश कोड डिफर है, अलग अलग है। 100% डिफर होगा। दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम है तो क्या वो ऑब्जेक्ट सेम होंगे या डिफर होंगे? हैश कोड सेम है तो चांसेस 50-50 का है, तभी वो इक्वल्स मेथड को कॉल करता है। क्योंकि वो हो सकता है सेम हो सकता है अलग ऑब्जेक्ट हो, तब तभी वो इक्वल्स को बोलता है भैया अब तुम कंपेयर करो। क्योंकि हम इक्वल हो गया दोनों का हैश कोड, अब हम मेरे हाथ से बात निकल गया है, अब तुम जाके कंपेयर करो। क्योंकि सेम होने के लिए हैश कोड तो सेम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हैश कोड सेम होना एक क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम होना चाहिए, या तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम, एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा हो, या फिर जिसमें हम लोग आईडी के बेस पे मान रहे हैं तो आईडी सेम होना चाहिए। अगर अकाउंट क्लास है तो उसका अकाउंट आईडी सेम होना चाहिए, अगर ट्रेन क्लास है उसका ट्रेन नंबर सेम होना चाहिए, टास्क है तो उसकी आईडी सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये आप लोग अपने कुछ मॉडल क्लास में प्लीज ओवरराइड करना। तो आप अपने से भी लॉजिक लिख सकते हो, ये तो जनरेटेड था, ये आईडी ने जनरेट किया है। आप अपने से कुछ भी लिखो, आपको लगता है सिर्फ भाई इतना ही लिखना है मुझे, इतना इतना ही लिखो, लेकिन ये सही नहीं है इतना ही लिखना। ठीक है, इतना ही लिखना है कि भाई हम और जो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय में टाइप कास्ट किया, आईडी चेक कर लिया, ये सही नहीं है। आप एटलीस्ट चेक करो इन्वोकिंग और ये सेम है कि नहीं, यहीं पे पता चल जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप कास्ट करना थोड़ा हेवी काम होता है, यहाँ तक बाद में जाओ, ये टाइप कास्ट करना थोड़ा ज्यादा हेवी काम होता है, हेक्टिक। ठीक है, इसीलिए तो जावा ने जेनरिक को यूज किया कि टाइप कास्टिंग कम से कम करना पड़े। तो यहाँ देखो टाइप कास्टिंग नहीं हुआ, एक लाइन पे कुछ पता चला सेम है कि नहीं। अगर सेम है दोनों का रेफरेंस रेफरेंस ही सेम हो गया, तब तो दोनों एक ही को पॉइंट कर रहा है। एक भी नल हुआ इन्वोकिंग वाला, तो ये इन्वोक करेगा वो दिस में आता है। तो यहाँ तो हम पैरामीटराइज को ही देखें, क्योंकि इन्वोकिंग का भी नल हो ही नहीं सकता, नहीं तो नल पॉइंट एक्सेप्शन मारता, इक्वल्स कॉल होते। तो यहाँ पे पैरामीटराइज को देखे, ये नल है तो भाई इट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट डिफर डिफरेंट है। यहाँ गेट क्लास क्लास ही अलग हो गया, तब तो बात ही अलग है, दोनों ऑब्जेक्ट डिफर क्या, अब तो सब कुछ डिफर हो गया।
ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बेस्ट है लगाना इस सीक्वेंस में। बाकी गेट क्लास और टू स्ट्रिंग को देखोगे आप लोग, स्ट्रिंग क्लास में भी जाके टू स्ट्रिंग, इसी तरह टू स्ट्रिंग भी है, टू स्ट्रिंग को भी ओवरराइट कर सकते हो। जैसे एम्प्लॉय क्लास, हम बोलते हैं एम्प्लॉय क्लास का जब भी हम प्रिंट कराएं तो बहुत प्रॉपर वे में प्रिंट होके आए। तो वो कैसे होता है, जब हम इसको टू स्ट्रिंग में फॉर्मेटेड वे में प्रिंट लिखेंगे, चाहो लिखो अपने से। जैसे हम बोलते हैं सिर्फ आईडी नेम, जब भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएंगे क्लाइंट में तो आईडी नेम जरूर है। तो बस ये टू स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट क्लास को ओवरराइट किया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लास में है तो हर जगह मिल जाएगा, तो क्लाइंट प्रोग्राम में भी मिलेगा। emp डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, इसी एम्प्लॉय का emp का आईडी, emp का नेम प्रिंट कर देगा वेल फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर में। समझ में आ रहा है ये टू स्ट्रिंग? तो अगर ये टू स्ट्रिंग नहीं लगाओगे तो जावा ऑब्जेक्ट क्लास का जाके तुरंत टू स्ट्रिंग को कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग बहुत गंदा लिखा है, क्योंकि उसे क्या पता आप किस वे में प्रिंट कराना चाहते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये तीनों मेथड ओवरराइड करो, कोशिश करो अपने हर मॉडल क्लास में। तो देखोगे अभी 5वें 6ठे महीने कुछ टूल्स अब ऐसे आएंगे कि ये सब इतना लंबा लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना पड़ता। धीरे धीरे चीजें स्मूथ होती गई हैं, लेकिन वो सब टूल सब करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो टूल्स को समझना बहुत मुश्किल है, फिर रटन विद्या जैसा हो जाएगा। तो बहुत जगह फंसोगे फ्यूचर में जाके, बहुत जगह। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट किस टाइप का आएगा नो बडी नोज। आज हो सकता है प्रोजेक्ट आपको पुराने पैटर्न पे मिल जाए, हो सकता है नए पैटर्न पे मिले, कोई गारंटी थोड़ी। इसलिए तो हर चीजें आना चाहिए। तो नया सीख लो, पुराना नहीं जानो तो कोई फायदा नहीं होता। यार मेरा हैंग कर गया भाई। कुछ भी किया तो गया ये। चलो ठीक है, देखते हैं और क्या है इसमें। यहाँ एग्जांपल है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट क्लास, मान लो किसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, क्रिएट करना है न्यू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लास डॉट गेट क्लास डॉट न्यू इंस्टेंस। थ्रेड आगे चल के देखेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट टू स्ट्रिंग, तो उस थ्रेड का नाम प्रिंट करेगा। टू स्ट्रिंग का ये बेनिफिट है, स्ट्रिंग के साथ तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग क्लास में इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन हमारे नॉर्मल एम्प्लॉय सब में ये इम्प्लीमेंटेड हम लिख रहे हैं ना, तो ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का ही जाके कॉल करता है। अरे क्या हो गया, इतना समय लगेगा? कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया। बैंड बज गया क्लिप्स का तो। हम्म, छोड़ो, आप लोग देख लेना ऑब्जेक्ट क्लास में, वो हेक्साडेसिमल वैल्यू देता है, वहां पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा है। तो अगर आप एम्प्लॉय क्लास में टू स्ट्रिंग नहीं ओवरराइट किए और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपने क्लाइंट प्रोग्राम में emp करोगे, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास का जाके कॉल करेगा। अरे खुल जा, खुल जा। क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या? एक्सटेंड ऑब्जेक्ट तो लिखा है, इतना वो कह रहा है। तो जो फ्रेमवर्क आप लोग पढ़ रहे हो ना, अब देखो कोर जावा का आप लोग रिफ्लेक्शन और ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो।
फ्रेमवर्क पढ़ते समय थोड़ा सा सोचना कि ये फ्रेमवर्क ने कैसे लिखा होगा, कौन सा टेक्निक कोर जावा का यूज किया होगा, थोड़ा बहुत सोचना जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली कोड जावा में ही लिखी जाती है। फ्रेमवर्क चीजें आपको आसान करने के लिए एक बंच एक्सपर्ट टीम ने बना के दे दिया है कि इजी काम कर सको, जल्दी काम कर सको, गलतियां कम से कम हो। ठीक है, तो वो फ्रेमवर्क है, और ये नहीं बोलता कि फ्रेमवर्क नहीं यूज करना चाहिए, बिल्कुल यूज करना चाहिए। अब नहीं करूंगा, अब नहीं आएगा तो तुम लोग खोल के देख लेना। अच्छा, ठीक है, तो यही था रिफ्लेक्शंस के बारे में। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ अंदर। आप लोग को एक जनरल प्राइवेट मेथड को कैसे इन्वोक किया जाता है, और क्लास क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया। फिर डायनेमिकली जो क्लास को लोड करते हैं उसका नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जावा 9 ऑनवर्ड नया ऑब्जेक्ट वाया कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं, वो बताया। एक्चुअल यूज रिफ्लेक्शन का कहाँ है कुछ टूल्स में, वो बताया। डीबगर, टेस्ट टूल, पीएमडी, सोनार, क्लास लोडर सब यूज करता है। और थोड़ा सा ब्रीफ किया ऑब्जेक्ट क्लास का, मेनली इक्वल्स, हैश कोड और टू स्ट्रिंग। ठीक है, फाइनलाइज तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके थे, और गेट क्लास तो आज ऊपर रिफ्लेक्शन में यूज किया। छोड़ा, नहीं करूंगा। आप लोग अपने में देखना ऑब्जेक्ट क्लास को खोल के, और उसमें टू स्ट्रिंग को देख लेना। तो टू स्ट्रिंग को भी इसलिए ओवरराइड करना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो चलो, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग फिर ट्यूसडे। ठीक है, Yes. आई आंसर लाइसन, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे। चलो, So ओके, बाय।